अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अनवार और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। इस वीडियो में जिस तरह आप टाइटल में देख सकते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स को। ये वीडियो बनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट कंपटीशन एजेंसीज या कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं इदारे, ख्वाह वो डिपार्टमेंटल लेवल पे हो रहा हो या वो थ्रू अ बॉडी हो रहा हो। फॉर एग्जांपल पीपीएससी है, एफपीएससी है, तो ये सारे की सारी इसी तर्ज पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं। तो वो क्या मकसद होता है, वो क्यों किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इससे रिलेटेड हमारी कोई अपडेट्स लेनी है, अपने न्यूज़ लेनी है या इन्हीं टेस्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन के बारे में आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स एग्जैक्टली होती क्या है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स बेसिकली सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं ताकि आप एक कैंडिडेट का जनरल बिहेवियर, उसके थिंकिंग पैटर्न्स, उसके ख्यालात, उसकी विजन, उसके अप्रोच टू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ वो आप जज कर सकें, उनको इवेल्युएट कर सकें और आप उसके बाद एक कंप्लीट पिक्चर आ जाती है आपके पास कि ये कैंडिडेट किस तरह का मिजाज रखता है, क्या करना चाहता है, क्या उसके गोल्स एंड एम्बिशंस हैं और ओवरऑल मुख्तलिफ सिनेरियोज में वो किस तरह से बिहेव करेगा। अब इसका मकसद होता क्या है, जब आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए लोगों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, आप दे आर कमिंग फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान, वो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे हैं और अगर फिर प्रोविंशियल लेवल कंपटीशन एग्जाम तो पूरे प्रोविंस से लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ मिजाज के होंगे। और क्योंकि ये जो टेस्ट है ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो इसमें आप सब्जेक्टिविटी को नहीं जज कर सकते। आप नहीं देख सकते कि ये जो स्टूडेंट है जिसने या कैंडिडेट है जिसने 70 स्कोर किए हैं, क्या ये इतना एप्टीट्यूड भी रखता है कि इसको एक जॉब में, एक ऐसी जॉब में जिसमें उसने बार बार लोगों से इंटरेक्ट करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, या इन सम केसेस उसने लोगों को फेस करना है इन वेज जो नेगेटिव होते हैं, तो इस केस में क्या वो परफॉर्म कर सकेगा या वो नहीं कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इवेल्युएट होती हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जाके। तो बाज़ जॉब्स जो एक सिक्योरिटी नेचर की होती हैं या ऐसे नेचर की होती हैं जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, या आप कह सकते हैं कि स्टेट के कुछ पर्सनल जो स्टेट के इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी है, डिफेंस है, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें साइकोमेट्रिकल असेसमेंट्स भी की जाती हैं साथ में। तो ये इस पार्ट का हिस्सा होता है। मोस्ट जो जॉब्स होती हैं, ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं उनमें टेस्ट होता है, फिर सीधा इंटरव्यू होता है। सो दिस इज़ द सेकेंडरी स्टेप दैट इज़ एडेड फॉर जॉब्स दैट आर ऑफ अ सिक्योरिटी नेचर। फॉर एग्जांपल अगर हम एमओडी के टेस्ट देखते हैं तो उसमें इस तरह की जॉब्स कंडक्ट करवाई जाती हैं। फॉर आईएसएसबी इस तरह का साइकोमेट्रिक करवाया जाता है। मकसद सिर्फ यही होता है कि जो लोग आ रहे हैं उनको ये इंश्योर कर लिया जाए कि उनमें कोई ऐसी टेंडेंसीज नहीं है कि वो लोगों को अननेसेसरी हार्म करेंगे या वो उनका जो एजेंसी का स्ट्रक्चर है पूरा उसको मुतासर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए ट्रैक की जाती हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आई एम गोइंग टू ट्राई कि हम इसको लिमिटेड रखें एग्जैक्टली इन दिस वे कि आप एज अ कैंडिडेट क्या फेस करने वाले हैं, बिकॉज इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करने जाएंगे तो बहुत सारी डिस्कशन की चीज़ें निकलती आएंगी। एक तो इसमें जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, for the one of the first things that you do is you give them your entire biodata। अब biodata में सिर्फ नाम, वल्दियत और डेट ऑफ बर्थ शामिल नहीं होती है। उसमें when you get to centers अमूमन ये होता है कि you are given a certain amount of minutes, 20 minutes, 30 minutes at most, समटाइम्स ज़्यादा भी मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टेस्ट। ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है ये डिपार्टमेंटल की मर्जी होती है डिपार्टमेंट की, बेस्ड ऑन व्हाट दे वांट टू सेलेक्ट फॉर, बेस्ड ऑन व्हाट दे वांट द कैंडिडेट्स टू बी, तो उस हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो अमूमन 20 मिनट से 30 मिनट आपको वक्फा दिया जाता है और उस वक्फे में, उस दौरानिया में आपने अपने बायोडाटा की प्रोफाइल देनी होती है उनमें। फिर उसमें मुख्तलिफ सवालात होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आपके वालिदैन क्या करते हैं, और समटाइम्स क्वेश्चंस लाइक आप अपने वालिद साहब के बारे में 3 ट्रेड्स लिखें कि उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, अपनी वालदा के बारे में इस तरह के ट्रेड्स लिखें। और उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, क्या आपने कोई किताब पढ़ी है रिसेंटली। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने आप को इवेल्युएट करने पे मजबूर करती हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं अपनी बड़ी सारी एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो एक अच्छा कैंडिडेट अपने आप को पेंट करें। लेकिन यहाँ पे बिकॉज इट्स अ सिंपल फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपके पास ज़्यादा सोचने की स्पेस नहीं होती है। और क्योंकि आपने बड़े स्पेसिफिक सवालों का जवाब देना होता है तो आप उन्हीं चीज़ों को जो है वहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यही उसका सोल्यूशन होता है। उसका तरीका भी यही होता है कि आपने जो सामने चीज़ पूछी जा रही है उसी को एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल एड्रेस कर देना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट दैट इज़ वेरी ड्रेनिंग फॉर मोस्ट पीपल, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता है कि हमने अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है और सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इस वजह से मोस्ट कैंडिडेट्स फाइंड इट टू बी वेरी डिफ़िकल्ट
जस्ट स्ट्रेट ऑफ कि आप अपने बारे में इतने सारे सवालात के जवाब दें, लेकिन दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जो आपने करने होते हैं। अमूमन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कई घंटे ले जाता है। इसमें कोई स्पेसिफिक 2-3 घंटे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ टेस्ट ये पूरे दिन भी ले जाता है बाज़ दौर पे। तो यू गेट देयर इन द मॉर्निंग 9 बजे और आप 2-3 बजे तक फ्री हो रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो आपके साथ एक पर्सनैलिटी ट्रेट टेस्ट को शेयर किया जाता है। अब उस ट्रेट टेस्ट में क्या होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप लाइकेट स्केल से वाकिफ़ होंगे, अगर आप नहीं हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। लाइकेट स्केल बेसिकली 5 पॉइंट स्केल होता है जिसमें एक पॉइंट पे लिखा होता है स्ट्रांगली डिसएग्री और दूसरे पॉइंट पे होता है स्ट्रांगली एग्री, और उसके बीच में आपका जो सेंटर पॉइंट है वो न्यूट्रल है और समवट एग्री एंड समवट डिसएग्री। तो इस तरह से हमारे पास 5 पॉइंट्स के स्केल बन जाते हैं। तो आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं इन डिफरेंट सेट्स। हमें अंदाज़ा है कि एटलीस्ट 200 स्टेटमेंट्स उसमें दी होती हैं जो आपने अटैम्प्ट करनी होती हैं समवेयर इन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स इन दैट पीरियड। तो उसमें आपने क्विकली जल्दी से उसको एड्रेस करना होता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, और उसका डिज़ाइन इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आपके पास टाइम हो, स्पेस हो, MCQs की तरह कि आप उस पर सोच सकें, तो आप उस पर ऑनेस्टली आंसर नहीं करेंगे, आप उस पर सोच के आंसर करेंगे। तो सोच के आंसर करना, फिर आप सोचेंगे कि कौन सी चीज़ कैंडिडेट को उनको अपील करेगी, जो आपका इदारा है जो आपको हायर करना चाहता है, तो आप उसके बेसिस पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं और कम टाइम दिया जाता है। आपने बबल फिलिंग करनी होती है उसके लिए, और उसमें सवाल पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल। तो अब ये एक स्टेटमेंट है और आपने इसके बारे में ओपिनियन देना है कि डू यू एग्री टू दिस, कि आपको लोगों से मिलना पसंद है, या डू यू डिसएग्री कि आपको लोगों से मिलना नहीं पसंद। तो इस तरह से आपने मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स का जवाब देना है। दे विल बी अराउंड 150 to 240 के बीच में ये स्टेटमेंट्स होती हैं, और वे मतलब जनरल सी स्टेटमेंट्स होती हैं, नथिंग टू डिफिकल्ट, वेरी इजी टू गो थ्रू। लेकिन आपने इसमें ख्याल क्या करना है कि आपने ऑनेस्ट रहना है इस चीज़ के बारे में। एंड बिफोर यू राइट आपने ये याद रखना है कि देयर सम मे बी समटाइम्स क्वेश्चन जो कि क्लैश कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन पे लिख देता हूँ स्ट्रांगली अग्री कि आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, और एक और आगे क्वेश्चन आता है उसमें वो पूछते हैं कि आई फील ऑकवर्ड एट पार्टीज़, तो अगर मैं इसमें एग्री करता हूँ तो इट वुड गो अगेंस्ट माई इनिशियल पर्सनैलिटी एनालिसिस कि मैं नए लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता हूँ, हालांकि बाद में मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टीज़ पे ऑकवर्ड महसूस करता हूँ। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आप किसी किस्म की पर्सनैलिटी क्लैश को क्रिएट ना करें। जब आप पर्सनैलिटी ट्रेट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपने फिर मूव करना होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तरफ। अब मोस्ट ऑफन पैटर्न ये होता है कि आपको अलग-अलग को रूम्स में मूव नहीं किया जाता। यू आर सिटिंग इन द रूम, आपके पास एक आंसर शीट अवेलेबल होती है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स बने हुए होते हैं। उन पार्ट्स को आपने सेक्शन बाय सेक्शन ओपन करना होता है उसकी सील को, और फिर उनको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तरतीब उन्होंने बनाई होती है। तो जब आप पहले वाला लाइकेट स्केल को सॉल्व कर लेंगे, आपको बार बार तलकीन ज़रूर की जाएगी कि आप इसको जल्दी सॉल्व करें, आपके पास वक्त कम है, लेकिन कोई आपको रोकने के लिए नहीं आएगा, कोई आपसे शीट ले नहीं लेगा। उन्होंने आपको टाइम मैनेजमेंट में इस तरह रिस्ट्रेन नहीं करना है। तो अक्सर कैंडिडेट्स कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर उनके रह जाते हैं या सोच रहे होते हैं। डोंट गो फॉर दैट, इस तरह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ कैंडिडली उसको अटैम्प्ट करना है ताकि आप विद इन द रिक्वायर्ड टाइम एक चीज़ को अटैम्प्ट कर सकें। अगले वाला पोर्शन इज़ वेरी फोकस्ड ऑन टाइम और वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, आपको तंगी हो जाएगी अगर आप वहाँ पे देर से करनेंगे। तो होता क्या है, उसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT। आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, आपने उसके बारे में क्विकली एक सेंटेंस लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन लगी होगी बड़ी सारी, उसमें आपको वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा सक्सेस। अब आपने इसके बारे में या एक सेंटेंस लिखना है या आपने उससे रिलेटेड कोई फ्रेज लिखना है या 2 वर्ड्स लिखने हैं। मेरे सामने अगर एक वर्ड आता है सक्सेस, तो मैं उसको एसोसिएट कर सकता हूँ कि इट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू हार्ड वर्क। तो ये मेरा सेंटेंस तो जो मैंने इमीडिएटली सोचा। अगर मेरे सामने आता है फेलियर, तो मैं सोचता हूँ इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स आते हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है लीडरशिप। अब लीडरशिप के लिए आप सोच सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप के साथ कितनी ज़्यादा एसोसिएशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बिकॉज विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह से आपके सामने आ सकता है फ्रेंड। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स आर रिलायबल, मैं रिलायबल कह सकता हूँ, ट्रस्टवर्दी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आपने सेंटेंस की एसोसिएशन करनी होती है। ऑलमोस्ट आपके 60 वर्ड्स होते हैं और 15 सेकंड आपको मिलते हैं एक वर्ड के लिए। तो ये आपने याद रखना है कि आप एक वर्ड लिखते हुए इतना गुम ना हो जाएं कि अगला वर्ड आपका स्किप हो जाए। तो आप जब स्किप करेंगे तो आपके पास फिर खाली ब्लैंक्स बनने लग जाएंगी। ब्लैंक्स का मतलब ये कि आपने उधर फोकस नहीं किया, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट पूरी नहीं हो सकी।
इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाज़ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हमसे वर्ड मिस भी हो रहे हैं हम वर्ड लिख लेते हैं, बाद में उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो इससे जब वो 60 वर्ड्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा तो वो उस पर रुकेंगे नहीं, वो फौरन अगले वाले पोर्शन पे मूव कर जाएंगे। आपने ख्याल करना है ये ना हो कि ऑल यू हैव इज अ बंच ऑफ वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन एंड नो सेंटेंसेस। इस चीज़ का आपने एहतियात रखना है। जब ये वाला पोर्शन हो जाता है तो तीसरा पोर्शन नॉर्मली होता है स्टोरी राइटिंग का। आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है स्क्रीन पे। अब यहाँ फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर करता है। अगर आपका डिपार्टमेंट फोकस चाहे तो वो आपको पिक्चर एक सर्टेन अमाउंट के लिए 1 मिनट के लिए दिखा देता है और उसके बाद वो क्लोज हो जाती है। फिर आपने उसके ऊपर एक राइटिंग लिखनी होती है। अमूमन आपके पास इसके लिए 4 से 5 मिनट होते हैं कि आपने उसमें लिखनी होती है। तो वो पिक्चर दिखा के आपने उस पर स्टोरी लिखनी है। कभी कभी ये भी डिपार्टमेंट करता है कि वो 5 मिनट तक लगी रहती है और आप उसको देख देख के लिख सकते हैं उससे। तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। आपने ये अज्यूम करना है कि आपको लिमिटेड टाइम के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी। उस पिक्चर का डिज़ाइन ये होता है कि जितना ज़्यादा आप उसको देखेंगे उतना आपका उसके बारे में ओपिनियन बढ़ता जाएगा या चेंज होता जाएगा। जो आपने इमीडिएट देख के उसके ऊपर असेसमेंट लिखनी है, जो आपकी फर्स्ट इनिशियल थॉट्स होती हैं, डिपार्टमेंट या जो साइकोमेट्रिक असेसर है वो आपकी इन चीज़ों को गेस करना चाह रहा है कि आप जब फर्स्ट टाइम एक चीज़ को देखते हैं तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इज़ इट समथिंग पॉजिटिव, इज़ इट समथिंग नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपको पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें एक बच्चा बैठा रो रहा है, तो अब आप हो सकता है एक कैंडिडेट सोचे कि इसको इसके वालिदैन ने मारा है इस वजह से ये रो रहा है। दूसरा हो सकता है सोचे कि इसके दोस्त चले गए इस वजह से रो रहा है। तीसरा सोचता है कि ये बच्चा इसका खिलौना गुम हो गया इस वजह से रो रहा है। चौथा सोचेगा कि ये रोंधू बच्चा है, ये रोता ही रहता है। तो ये हर किसी की डिफरेंट किस्म की असेसमेंट होगी जो कि उसकी राइटिंग में नज़र आएगी, जिससे उसका एनालिसिस किया जा सकता है। कभी कभी एक पिक्चर हो सकती है, चाहे तो इसमें मुख्तलिफ 2-3 पिक्चर्स भी दिखाई जा सकती हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा ड्रेनिंग प्रोसेस है और उसको डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि कैंडिडेट जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बताए। जब ये फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंटल डिस्कशन होती है। वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये क्या क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ एक आपको स्पेसिफिक सी चीज़ पूछ रहे होते हैं जो ओपन एंडेड होती है, अपने बारे में होती है और आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। या एक आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसके बारे में आपने अपने ओपिनियन का इजहार करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकती है, यू सी अ रोड एक्सीडेंट। एक स्टेटमेंट है, यू सी अ रोड एक्सीडेंट, व्हाट डू यू डू। अब आप वहाँ पे लिखेंगे कि आई विल रिपोर्ट इट टू द अथॉरिटीज़, या आप लिख सकते हैं आई विल हेल्प द इंजर्ड और आई विल ट्राई टू सी व्हाट आई कैन डू टू हेल्प। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। आपसे पूछें व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, और व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर अलोन, और हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस, या फिर कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, व्हाट डज दिस मीन। इस तरह से आपसे चीज़ें वो पूछी जा सकती हैं ताकि आप देखें कि वो आपसे देख सकें कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके व्यूज़ क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं, हाउ यू अप्रोच प्रॉब्लम्स। अब ये सारी चीज़ें होती हैं। ये 4 से 5 किस्म के डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो पूछे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इससे पहले जो बायोडाटा वाला पार्ट होता है उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके ले चुके होते हैं। फिर वो इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। ये पूरी आपकी प्रोफाइल बन चुकी होती है जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को बताती है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करने की आप पोटेंशियल रखते हैं। अब कुछ जनरल टिप्स डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक साइकोमेट्रिकल एनालिसिस के लिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। अगर आपने किसी भी तरह से एक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है तो कोशिश करें उसको पूरा अटैम्प्ट करें, उसको हाफ फील्ड ना छोड़ दें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी भी फिर हाफ फील्ड ही उनको नजर आएगी, वो आपका मुकम्मल तौर पर असेस ही नहीं कर सकेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। फोकस ऑन इमीडिएट आंसरिंग, सोचने ना बैठ जाएँ, आपने ख्याल करना है इस चीज़ का। दूसरा, पर्सनैलिटी क्लैशेस से बचें। जैसे मैंने आपको पहले जब मैं बता रहा था पर्सनैलिटी ट्रेट क्वेश्चंस के बारे में, कोशिश करें कॉन्ट्राडिक्टरी बात ना करें। कि आप जब सोच रहे हैं ना अपने आप को एक अच्छा फेक कैंडिडेट बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसमें पकड़े जाएंगे, आप उसको मेंटेन नहीं कर सकेंगे, कहीं ना कहीं फ्लॉ हो जाएगा। तो बी ऑनेस्ट, बी कैंडिड, जो आपकी रियलिटी है आपने उसी को बताना है। तीसरी चीज़ ये कि जो कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है उस पर फोकस करें, आगे की पिछले की चीज़ों के ऊपर परेशानी ना करें, परेशानी ना लें। और ये ना हो कि आप स्टोरी राइटिंग का सोच रहे हैं तो वर्ड्स मिस हो जाएं, वर्ड्स पिछले वाले फिल करते हुए स्टोरी राइटिंग आपकी मिस हो जाए। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, इससे बचना है हर हाल में। और इसके साथ अलावा एक और चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी है वो ये कि अपने रिस्पॉन्सेज को आपने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रखने की कोशिश करनी है। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो आपने प्रेफर करना है, लेकिन समटाइम्स आप ये भी जानते हैं कि आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है मे नॉट बी द मोस्ट आइडियल रिस्पॉन्स। तो आप अगर हो सके, आपको मुनासिब लगे तो आप उस पर चंद सेकेंड रिफ्लेक्ट करके एक डिफरेंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉर सोचते हैं,
आपके सामने वॉर आता है और आपके सामने फ़ौरन ख्याल आ जाता है हिटलर का। नाउ इट इज़ एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन विद एन अप्रोप्रिएट आंसर कि आपका फर्स्ट आंसर ये था, बट डू यू थिंक इट इज़ रिक्वायर नेसेसरीली पॉजिटिव इन एनी वे? अगर आप उसके बारे में सोचें तो आप उसको पीस लिख सकते हैं या वॉर के साथ क्राइम रिलेट कर सकते हैं। तो आप देखें कि अगर आपके पास स्पेस है कुछ ना कुछ ईजी लिखने की, कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखने की, तो आप उसको डिस्कस करें। ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है या साइकोमेट्रिकल असेसमेंट होता है, इसका यही पैटर्न होता है और ये कमोबेश तमाम कंपटीशन एग्जाम जो हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके अलावा अगर कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो हम आपसे वक्त से पहले शेयर कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें ताकि आने वाली अपडेट्स या आने वाली कोई भी डेवलपमेंट से हम आपको बिल्कुल अपडेटेड रख सकें। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो का आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके मज़ीद क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी उनको छोड़ सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आकर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर कोई क्वेश्चन हैं तो हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपके सवाल हैं तो हम आपके लिए हाजिर हैं। Thank you so much for listening to this video and